समाचार आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबर। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को करेंगे कर्नाटक और गोवा का दौरा। पीएम उडुपी में लक्ष्य कंठ गीता पारायण में लेंगे भाग। नवनिर्मित सुवर्ण तीर्थ मंडप का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री काणकोण में श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ में 77 फीट ऊंची भगवान श्री राम की कांस्य प्रतिमा का करेंगे अनावरण। विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी करेंगे जारी। भाजपा ने राहुल गांधी पर लगाया विदेशी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भारत विरोधी विमर्श गढ़ने का आरोप। कहा, कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी और भारत को अपमानित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। कांग्रेस ने बताया मनगढ़ंत। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग और टीएमसी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल की शुक्रवार को चुनाव सदन में हो सकती है बैठक। एसआईआर 2.0 के तहत मतदाताओं को 99% अधिक एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित। वॉशिंगटन में आतंकी हमले के बाद ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला। अफगान नागरिकों से जुड़ी सभी इमिग्रेशन प्रक्रियाओं पर अनिश्चितकाल के लिए रोक। 500 अतिरिक्त नेशनल गार्ड की तैनाती के आदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम से की मुलाकात। खिलाड़ियों के जज्बे, मेहनत और ऐतिहासिक उपलब्धि को सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कर्नाटक का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री उडुपी में लक्षकंठ गीता पारायण में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नवनिर्मित सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कर्नाटक के ऐतिहासिक श्री कृष्ण मठ उडुपी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री लक्षकंठ गीता पारायण में हिस्सा लेंगे, जिसमें गीता के श्लोकों का सामूहिक पाठ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नवनिर्मित सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन करेंगे। Yeah, we are conducting Koti Gita Lekhana Yajna, where 1 crore people are writing Bhagavad Gita. In connection with that, we arranged another program called Laksha Kanta Gita, where 1 lakh people, they are chanting Bhagavad Gita all together, and our PM, she is also joining that chanting in the end of the Bhagavad Gita chanting. तटीय और मलनाड क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। जिला प्रशासन यातायात प्रबंधन, श्रद्धालुओं के आवागमन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समन्वय स्थापित कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान गीता जयंती से जुड़े भक्ति समारोह और सांस्कृतिक सत्रों का आयोजन किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी उडुपी आ रहे हैं। कृष्ण मठ में श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करेंगे। वहाँ एक स्वर्ण तीर्थ मंडप है, उसका इनॉग्रेशन होगा। वहाँ एक गीता मंदिर है। गीता मंदिर में सारी भगवद गीता के सारे चैप्टर्स को स्टोन में स्कल्पचर किया हुआ है और प्रधानमंत्री जी उसका भी वीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री का काफिला सड़क मार्ग से बननंजे के नारायणपुर गुरु सर्किल होता हुआ कल संका जंक्शन तक जाएगा। इस दौरान यहाँ की परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम मार्ग पर आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्री कृष्ण और गीता मंदिर दौरे को लेकर उडुपी वासी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए उडुपी वासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री की श्री कृष्ण मठ में विजिट उडुपी को एक नया नाम और एक नई पहचान देगी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, उडुपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को उडुपी में श्री कृष्ण मठ का दौरा करेंगे और लक्षकंठ गीता पारायण कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे कल लक्षकंठ गीता पारायण प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए उडुपी में श्री कृष्ण मठ जाकर सम्मानित महसूस हो रहा है। ये खास सभा है जो गीता के पाठ के लिए समाज के अलग अलग तबके के लोगों को एक साथ लाती है। इस मठ का हमारे सांस्कृतिक जीवन में बहुत खास महत्व है। श्री माधवाचार्य से प्रेरित होकर ये समाज की सेवा करने में सबसे आगे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गोवा की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री काणकोण में श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550वें स्थापना वर्ष के
पंचशत महोत्सव में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 77 फीट ऊंची प्रभु श्री राम की विशाल कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। शुक्रवार 28 नवंबर का दिन सनातन संस्कृति के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ेगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा के काणकोण के पर्तगाली गांव स्थित श्री संस्थान गोकर्ण पार्तगाली जीवोत्तमा मठ में 77 फीट ऊंची भगवान श्री राम की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। गत 25 नवंबर को अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम और अब गोवा में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण, ये स्पष्ट है कि किस तरह भगवान श्री राम भारतवर्ष की एकात्मकता के प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित शताब्दी समारोह में भी हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर एक स्मारक सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। भगवान जी का यहाँ पर पूजा हो रहा है, श्री राम जी का 550 साल से। ये आज का ये मुहूर्त चल रहा है, ये 550 साल का सेलिब्रेशन चल रहा है। यहाँ पर दक्षिण की अयोध्या होगी। अपने गुरुजी श्री विद्याधीश स्वामी जी की कृपा है। मोदी जी ने ध्वज का आरोहण किया था अयोध्या में। स्वाभिमान का एक संकेत है वो, ये इधर आ रहे हैं, उनके हाथों से वो अनविल हो रहा है। हमको भी बहुत खुशी की बात है। 77 फीट ऊंची भगवान श्री राम की मूर्ति मठ के प्रवेश द्वार पर स्थापित है। हाथों में धनुष बाण धारण किए भगवान श्री राम की ये मूर्ति धर्म स्थापना और लोक कल्याण का प्रतीक तो है ही, साथ ही साथ राम राज्य के आदर्शों के अनुपालन के लिए आम जन को प्रेरित करती है। 77 फीट का ब्रॉन्ज का प्रभु राम का स्टैचू बना जा रहा है और ये साउथ इंडिया में सबसे बड़ा होगा और इसको भारत के शिल्पकार सबसे पद्मश्री श्री राम सुतार जी ने निर्मित किया है। एक ही हफ्ते में उत्तर में अयोध्या और हमारा पर्तगाली में उसको दक्षिण अयोध्या अभी बोला जाता है, दोनों एक ही हफ्ते में होना हमारा एक सौभाग्य का विषय है। उत्तर और दक्षिण का ये इससे बड़े मिलन अच्छा नहीं हो सकता है। श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ गोकर्ण मठ के नाम से भी जाना जाता है, जो गोवा के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। वैष्णव मत के महान दार्शनिक और द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य के अनुयायियों की परंपरा यहाँ विद्यमान है। गोवा का ये मठ सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार का केंद्र तो है ही, साथ ही साथ ये मठ अनेक धार्मिक और सामाजिक कार्यों का संचालन करता है। वर्तमान में 24 पीठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वादिर स्वामी जी के नेतृत्व में इस मठ ने अभूतपूर्व प्रचार प्रसार किया है। हमारी मठ की स्थापना 1475 में नारायण तीर्थ स्वामी जी ने किया था। हम मध्व परंपरा का फॉलो करते हुए वैष्णव और 24 स्वामी जी है और हमारा मठ बहुत धार्मिक सामाजिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। हमने इधर पर्तगाली में अभी रामायण उद्यावन का स्थापना कर रहे हैं और बहुत बड़ा फैसिलिटी क्रिएट किया है। मठ ने हाल ही में 550 करोड़ राम नाम जाप का अभियान भी चलाया, जिसे समय रहते पूरा कर लिया गया। स्वामी जी ने किया 550 करोड़ राम नाम जप करना, लेकिन 550 दिन में, लेकिन 40 दिन पहले ही 550 पार कर दिया राम नाम जप। गोवा के मडगांव कारवार राजमार्ग पर स्थित इस मठ के अनुयायी गोवा और कर्नाटक में भी हैं। मठ की 550वीं वर्षगांठ यानी सर्ध पंचशत महोत्सव 27 नवंबर से 7 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें लाखों भक्तों के भाग लेने की उम्मीद है। ब्यूरो इनपुट के साथ अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गोवा में पर्तगाली गांव में भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। भगवान श्री राम की ये प्रतिमा लोगों के मन में राम राज्य की पुनः स्थापना की प्रेरणा तो देगी ही, साथ ही साथ विकसित भारत के संकल्प को भी और मजबूत करेगी। कैमरा पर्सन गौरव गोस्वामी के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, गोकर्ण मठ, पर्तगाली गांव, गोवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को गोवा के गोकर्ण पर्तगाली मठ में भगवान राम की दुनिया की सबसे ऊंची 77 फुट
की भव्य कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मठ के 550 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को बेहद खास बताते हुए एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि कल 28 नवंबर एक खास दिन है, क्योंकि श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550वें साल के जश्न का प्रोग्राम कैनाकोना गोवा में होगा। मैं इस जश्न में शामिल होने का इंतजार कर रहा हूं। इस मौके पर प्रभु श्री राम की 77 फीट की मूर्ति का भी अनावरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से स्काई रूट के इंफिनिटी कैंपस का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने स्काई रूट के पहले कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 का भी अनावरण किया। स्काई रूट अंतरिक्ष क्षेत्र की निजी कंपनी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में कई ऐतिहासिक सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी नवाचार के लिए खोल दिया है, जिससे स्टार्टअप और उद्योग देश के वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ मिलकर काम कर सकेंगे। ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम का लीडर भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में बुलंदियों के शिखर पर है। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी से अब ये विश्व में रणनीतिक वैभव के तौर पर पहचाना जा रहा है। इसके सशक्त उदाहरण स्काई रूट जैसे संस्थान भी है, जिसके इंफिनिटी कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया। उन्होंने स्काई रूट के पहले कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 का भी अनावरण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने से देश के युवा, खासकर जेन ज़ी यूथ को भरपूर फायदा उठाने का अवसर मिला है। बीते एक दशक में अलग अलग सेक्टर्स में स्टार्टअप्स का नया दौर शुरू हुआ है। फिनटेक हो, एग्रीटेक हो, हेल्थ टेक हो, क्लाइमेट टेक हो, एजुटेक हो, डिफेंस टेक हो, हर क्षेत्र में भारत के युवा, हमारे जैन जी नए समाधान दे रहे हैं। और आज मैं दुनिया के जैन जी को भी बड़े आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि अगर जैन जी के लिए सच्चे अर्थ में कहीं से प्रेरणा मिल सकती है तो भारत के जैन जी से मिल सकती है। आज के समय में भारत के पास अंतरिक्ष क्षेत्र में जो क्षमताएं हैं केवल कुछ ही देशों के पास हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक नवाचार वाले संस्थान भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। भारत के पास स्पेस सेक्टर में जो कैपेबिलिटी है, वैसी कैपेबिलिटी दुनिया में केवल कुछ ही देशों के पास है। हमारे पास एक्सपर्ट इंजीनियर्स हैं, हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, वर्ल्ड क्लास लॉन्च साइट्स हैं और इनोवेशन को प्रोत्साहन करने वाला माइंडसेट है। भारत की स्पेस कैपेबिलिटी कॉस्ट इफेक्टिव भी है और रिलायबल भी है। इसी वजह से दुनिया की भारत से बहुत अधिक उम्मीदें हैं। ग्लोबल कंपनीज भारत में सैटेलाइट्स बनाना चाहती हैं, भारत से लॉन्च सर्विसेज लेना चाहती हैं, भारत के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप चाहती हैं और इसलिए हमें इस समय का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों तक संस्था ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा को नई उड़ान दी है। पीएम ने कहा कि इसरो ने विश्वसनीयता, क्षमता और अपने काम से हर प्रकार से भारत की अलग पहचान बनाई है। पीएम ने कहा कि भारत ने बीते 6 से 7 वर्षों में अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को ओपन, कोऑपरेटिव और नवाचार जीवन इकोसिस्टम में बदल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के ओडिशा दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति भुवनेश्वर में ओडिशा विधानसभा पहुंची। राष्ट्रपति ने ओडिशा विधानसभा में विधायकों को संबोधित किया। यह पहली बार है जब किसी राष्ट्रपति ने ओडिशा विधानसभा को संबोधित किया है। विधानसभा सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2036 में ओडिशा एक अलग राज्य के रूप में अपने गठन के 100 वर्ष पूरे करेगा। इस मौके पर उन्होंने विधायकों से आह्वान किया कि वो एक समृद्ध और प्रगतिशील ओडिशा के निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करें। लोकतंत्र में नागरिकों की केंद्रीय भूमिका पर जोर देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश की दिशा और भाग्य का निर्धारण जनता करती है और वो अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों पर बड़ी उम्मीदों के साथ भरोसा करती है। उन्होंने विधायकों से इस भरोसे का सम्मान करते हुए पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करने की अपील की। राष्ट्रपति ने ओडिशा विधानसभा में विकसित भारत के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि अगर सभी वर्ष 2036 तक समृद्ध ओडिशा के निर्माण के लिए मिलकर काम करें तो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में ओडिशा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार से शुरू हुए 2 दिवसीय चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता देश की काउंटर इंटेलिजेंस क्षमता हमारी सुरक्षा एजेंसियों की दक्षता का प्रमाण है। राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य बेहद चुनौतीपूर्ण है। ऐसे समय में भारत की कूटनीति, अर्थव्यवस्था और सेना तीनों ने स्वयं को अत्यंत प्रभावी रूप से अभिव्यक्त किया है और दुनिया में भारत की स्थिति मजबूत की है। उन्होंने भारतीय सेना द्वारा युवा शक्ति और मानव संसाधन में निवेश की सराहना की और कहा कि यह कदम सेना की भविष्य की तैयारियों को और मजबूत बनाएगा। Recent success of Operation Sindoor stands as a defining moment in our counter-terror and deterrence strategy. The world took note not only of India's military capability, but of India's moral clarity to act firmly yet responsibly in the pursuit of peace. The Army is investing in youth and human capital. It is instilling patriotism in youth through education, NCC expansion and sports. The expansion of the contribution of young women officers and soldiers, both in role and character, would promote the spirit of inclusion. दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में भारतीय सेना द्वारा आयोजित चाणक्य डिफेंस डायलॉग्स 2025 में भारत की रक्षा क्षमताओं पर बोलते हुए सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भारत के लिए बढ़ती चुनौतियों पर बड़ा बयान दिया। सीडीएस ने कहा कि पारंपरिक तरीकों से लड़ी जाने वाली जंग हमेशा कठिन होगी, जबकि नए डोमेन में होने वाली जंग ज्यादा स्मार्ट और आधुनिक होगी। सीडीएस ने रणनीतिक तैयारी पर जोर देते हुए कहा कि भारत को बदलती वैश्विक परिस्थितियों यानी न्यू नॉर्मल को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतियां बनानी होंगी। So warfare, when it is conducted in an older domain, existing domain, will always be brutal. It will be hard fought. But warfare in a new domain will be smart. At the strategic posturing, we must be dependent on military preparedness of the highest order, and we must take into account the new normal. Innovation and defense, research and development and manufacturing is the second pillar, Atmanirbharta and diplomatic nimbleness. सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखाया कि किस तरह दुश्मन का हर क्षेत्र आधुनिक हथियारों की पहुंच में है। This will lead to expansion of multi-domain operations, and the domains are going to expand as human beings get used to more and more technologies and more domains. Almost the entire national space, its infrastructure, networks, economy, information space of the adversary actually lies within the reach of today's modern weapons, and Operation Sindoor was an example of it. सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार देश विरोधी एजेंडा चलाने की बातें सामने आती रही हैं, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां कई बार खुलासा भी करती रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने एक नया फीचर जोड़ा है जो किसी अकाउंट की लोकेशन बता देता है। इस फीचर के आने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं और उसके
उससे जुड़े, उसके इकोसिस्टम से जुड़े कई लोगों के अकाउंट्स विदेशों से संचालित हो रहे हैं, जो देश विरोधी एजेंडा भी चला रहे हैं। कांग्रेस ने इस आरोपों को खारिज किया है, तो भाजपा ने इसे सोची समझी साजिश करार दिया है। टूल किट के मसले पर संग्राम, बीजेपी कांग्रेस में घमासान, बीजेपी का कांग्रेस पर वार, देश के खिलाफ साजिश के मसले पर प्रहार, विदेशी टूल किट के जरिए भारत को अस्थिर करने के आरोपों का मसला फिर से गर्मा गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी और उनके इकोसिस्टम पर जोरदार हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी और उनके लोग विदेश में बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि 2014 से लगातार कांग्रेस पार्टी, खासकर राहुल गांधी और उनकी टीम प्रधानमंत्री मोदी और देश का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी विदेश जाकर देश के खिलाफ बोलते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, यूरोप और अमेरिका में बैठे उनके लोग, जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं है, वो भारत में नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार कई वर्षों से, लगभग 2014 से लगातार कांग्रेस पार्टी, विशेषकर राहुल गांधी और उनकी टीम, सोशल मीडिया की टीम, उनकी एडवाइजरी कमेटी की टीम, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट के जो जाने माने चेहरे हैं, वो किस प्रकार से नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, एवं भारतवर्ष को अपमानित करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। उसके लिए भले ही विदेशी ताकतों की मदद लेनी पड़े। संबित पात्रा ने कहा कि एक्स प्लेटफॉर्म के फीचर के आधार पर यह पता चला। निर्वाचन आयोग और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के प्रतिनिधि मंडल की शुक्रवार को चुनाव सदन में बैठक होगी। बैठक का समय सुबह 11 बजे रखा गया है। चुनाव आयोग ने प्रतिनिधि मंडल में 5 लोगों को रखने की सलाह दी है। वहीं तृणमूल 10 प्रतिनिधियों को ले जाने पर अड़ी हुई है। इसे लेकर कल चुनाव सदन में ड्रामा हो सकता है। इस प्रतिनिधि मंडल में कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा दोनों शामिल हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने इसी मामले को लेकर 23 नवंबर को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पार्टी के सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल को मिलने का समय देने का अनुरोध किया था, जिसके बाद अब चुनाव आयोग की ओर से बैठक का दिन और समय निर्धारित किया गया है। देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम जारी है। चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत 50.63 करोड़ से ज्यादा यानी 99.33% एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। वहीं लगभग 35 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं। चुनाव आयोग के अनुसार गोवा और लक्षद्वीप में गणना प्रपत्र का 100% वितरण सबसे पहले हुआ है। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 39 लाख से ज्यादा और पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ 64 लाख से ज्यादा फॉर्म वितरित किए गए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 73 लाख, राजस्थान में 5 करोड़ 44 लाख से ज्यादा गणना प्रपत्र बांटे गए। इसके अलावा पुडुचेरी में 9,90,000 से ज्यादा एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित किए गए। निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण में 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में यह अभियान शुरू किया है, जो 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। बांग्लादेशी घुसपैठिए एसआईआर से बचने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश को नाकाम किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला पश्चिम बंगाल की डानकुनी नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले माथुरडांगी इलाके से सामने आया है, जहां एसआईआर प्रक्रिया के दौरान एक बांग्लादेशी घुसपैठिया मृत व्यक्ति की पहचान का इस्तेमाल कर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराते हुए पकड़ा गया।
जानकारी के मुताबिक मोहसिन नाम के एक शख्स की मौत साल 2015 में हो गई थी, लेकिन नादिम नाम के घुसपैठिए ने मोहसिन के नाम और पहचान का इस्तेमाल कर एनुमरेशन फॉर्म जमा कर दिया था। लेकिन जब मृतक मोहसिन के भाई को इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने पड़ोसियों की मदद से नादिम से पूछताछ की और इसी पूछताछ में उसने अपराध कबूल लिया, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपी ने बताया कि उसने 4,000 रुपए देकर फर्जी वोटर कार्ड बनवा लिया था। पुलिस ने जाली वोटर कार्ड बनाने के आरोप में रॉबिन चक्रवर्ती नामक एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। चुनाव आयोग और ममता बनर्जी के बीच तकरार कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले एसआईआर और अब मतदान केंद्र बनाने को लेकर ममता बनर्जी नाराज है। ममता बनर्जी ने कहा है कि निजी बहुमंजिला इमारतों में मतदान केंद्र बनाने का आयोग का फैसला गलत है। इससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होगी। हालांकि बहुमंजिला इमारतों में मतदान केंद्र बनाने के चुनाव आयोग के फैसले को स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर पहले से ही अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। अब मतदान केंद्रों की व्यवस्था को लेकर भी चुनाव आयोग पर निशाना साध रही हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से निजी बहुमंजिला इमारतों की सूची मांगी है ताकि वहां अलग से पोलिंग स्टेशन स्थापित किए जा सकें। आयोग का कहना है कि यह कदम मतदान प्रक्रिया को सुगम और अधिक सुलभ बनाने के लिए है, लेकिन ममता बनर्जी इस प्रस्ताव से बेहद नाराज हैं। उनका साफ कहना है कि पोलिंग स्टेशन हमेशा सरकारी या अर्ध सरकारी परिसरों में ही होने चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थानों पर चुनावी प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और नियंत्रण में रहती है। उधर चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री के आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि राज्य में निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव कराना ही सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की पारदर्शिता से समझौता नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी के आरोप पर डीडी न्यूज ने जब उल्टा डांगा के सन सिटी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोगों से बात की तो उन्होंने आरोप को सिरे से नकार दिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि ममता के आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। हमारे यहाँ बाई फोर्स मैन पावर जबरदस्ती वो लोग कॉम्प्लेक्स में इंटर किए और इंटर करके कॉम्प्लेक्स में वो लोग स्लोगन भी दिए, तो ये खेला हो गए। ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोग का कॉम्प्लेक्स आज 22 साल पुराना कॉम्प्लेक्स है, इसमें कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। वो फर्स्ट टाइम ये डिस्टर्बेंस हम लोग को हुआ। मैं जब छोटी थी, मेरा वोट नहीं हुआ था, पापा के साथ जब जाते थे तो देखते हैं कि माँ का नाम नहीं है, तो कहाँ है, फोन करते बोला तो वोट हो गया कब का। तो ये तो हम लोग देख के ही बड़े हुए हैं ना, तो इधर होने से कोई चिंता नहीं है कि किल्ला जी का वोट कोई दूसरा नहीं दे सकते, मेरा वोट कोई दूसरा नहीं दे सकते। As far as voting is concerned, right from 2007 हम तो देखें सभी ने वोट किया। किसी को दिक्कत हो रहा है, इवन ऐसा भी मैंने नहीं देखा कि रिक्शा लेके गया है। मोस्टली हम लोग इसमें सोसाइटीज में जो रहते हैं कहीं भी जाते हैं गाड़ी में जाते हैं, हम तो सब पैदल ही जाते हैं। मोर ओवर गवर्नमेंट नॉर्मली डिक्लेयर्स अ हॉलीडे ऑन वोटिंग डेज, तो जाते हैं सब इकट्ठा जाके वोट करके आते हैं। हालांकि बीजेपी ने ममता के आरोपों को नकार दिया है। बीजेपी ने कहा है कि बहुमंजिला इमारतों के मतदाताओं के प्रति मुख्यमंत्री की ये नाराजगी पहली बार नहीं आया है। इससे पहले भी वो इस तरह के बयान दे चुकी हैं। जहां उन्हें लोग नकार देते हैं, वहां वो इसी तरह के आरोप मतदाताओं पर लगाते हैं। जब एक मुख्यमंत्री कहती है कि आग लग जाएगा, देश टूट जाएगा, देश के नींव को हिला देंगे, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा नहीं जाएगा, हमारे ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ उकसाया जाता है। बंगाल में न जाने कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया है, मौत के घाट उतारा गया है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करती है। जाहिर है हाल के चुनाव में राज दर्राज भाजपा को मिली जीत से टीएमसी बौखला गई है। वो कभी चुनाव आयोग को बदनाम करती है तो कभी केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है। सच तो यह है कि लोकतंत्र की बात करने वाली ममता बनर्जी के शासनकाल में ही सबसे अधिक लोकतंत्र की हत्या हुई है। जो किसी झंझट में पड़ना नहीं चाहते हैं, जो इलेक्शन को सही माने में एक फेस्टिवल की तरह देखना चाहते हैं, उनके लिए चुनाव आयोग का ये सोच एकदम सही है। कैमरा पर्सन अमलान के साथ सौरभ दत्ता, डीडी न्यूज, कलकत्ता। बंगाल में एसआईआर पर बवाल के बीच गुरुवार से 8 जिलों में ईवीएम और वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग शुरू हो चुकी है। फर्स्ट लेवल चेकिंग की शुरुआत पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना, कूच बिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और
पुरुलिया से की गई। इन 8 जिलों में 10 अलग अलग जगहों पर चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर और इंजीनियर की निगरानी में फर्स्ट लेवल चेकिंग को शुरू किया गया। इस बीच बंगाल में एसआईआर के खिलाफ बवाल को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय IDEA की अध्यक्षता करेंगे। ये संस्था दुनिया में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने का काम करती है। भारतवर्ष 2026 में सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। ये भारत के चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि मानी जा रही है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय IDEA वर्ष 1995 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में लोकतंत्र और चुनावी प्रबंधन संस्थाओं को सुदृढ़ करने का कार्य करती है। वर्तमान में इस संगठन के 35 सदस्य देश हैं तथा संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान इसके प्रेक्षक हैं। भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य रहा है और दशकों से IDEA के कार्यक्रमों, क्षमता निर्माण और ज्ञान साझेदारी में सक्रिय योगदान दे रहा है। भारत की अध्यक्षता को EMBS के बीच भारतीय चुनाव आयोग की वैश्विक प्रतिष्ठा और नवाचारी चुनावी प्रबंधन क्षमताओं की मान्यता के रूप में देखा जा रहा है। वैश्विक स्तर पर ज्ञान साझाकरण और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का दस्तावेजीकरण बढ़ेगा। बैठक में चुनावी संस्थाओं के बीच पेशेवर नेटवर्क मजबूत होंगे और क्षमता निर्माण के अवसर बढ़ेंगे। डिजिटल चुनौतियां, गलत सूचनाओं और चुनावी हिंसा से निपटने के लिए संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय तैयारियां तेज होंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी गुजरात के साबरकांठा और गांधीनगर में चल रही बड़ी सड़क परियोजनाओं का निरीक्षण करने पहुंचे। सूरत एयरपोर्ट पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री ने दक्षिण गुजरात में चल रहे बड़े सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने वलसाड़ जिले के डूंगरी के पास एक्सप्रेस हाईवे निर्माण स्थल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद धवल पटेल, पूर्व सांसद केसी पटेल और भाजपा के स्थानीय नेता मौजूद रहे। जल्द से जल्द इसको पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। रोड तो अच्छा बना हुआ है, थोड़ी वो जो कमियां ध्यान में आती है उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। हमने अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया है और इसी रोड पर बड़ौदा के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किए हैं। अभी तक हमारे मिनिस्ट्री ने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। ये रोड आगे लोगों के लिए और कंफर्टेबल कैसे हो, इसके लिए हम लोग पूरा चेकिंग क्वालिटी का भी कर रहे हैं। इसके दोनों बाजू में पेड़ अच्छे लगाने का वो भी काम हाथ में लिया है ताकि वो ग्रीन बने और रोड साइड एम्यूनिटीज़ के कामों में भी अड़चन है वो भी देखी है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में एक सपना भी है कि इसी रोड पर हम इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बसेस, इसमें वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी लाएंगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के हित के लिए लेबर कानूनों में 4 नए बदलाव किए हैं, जिनमें देश की आधी आबादी को और सशक्त बनाने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। नए बदलावों में मैटरनिटी लीव, वर्क फ्रॉम होम, महिला कर्मचारी की भागीदारी को बढ़ावा और लैंगिक भेदभाव का रोक लगाना शामिल है। नए बदलावों में कार्यस्थल पर महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व पर विशेष बल दिया गया है। नए बदलावों में मैटरनिटी लीव यानी कि मातृत्व अवकाश में जरूरी बदलाव किए गए हैं, जिनमें महिला को प्रसव से ठीक पहले के 12 महीनों में कम से कम 80 दिन किसी प्रतिष्ठान में काम करना जरूरी है। पात्र महिलाओं को अवकाश की अवधि के लिए उनकी औसत दैनिक मजदूरी के बराबर मातृत्व लाभ मिलेगा। मैटरनिटी लीव की अधिकतम अवधि 26 सप्ताह है, जिसमें से अधिकतम 8 सप्ताह का अवकाश प्रसव की अपेक्षित तिथि से पहले लिया जा सकता है। इसके अलावा कोई महिला जो कानूनी रूप से 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती है तो गोद लेने की तारीख से या बच्चे को सौंपे जाने की तारीख से 12 सप्ताह के मातृत्व लाभ की हकदार है। महिलाओं के वर्क फ्रॉम होम में भी जरूरी बदलाव किए गए हैं, जिनमें यदि कोई महिला किसी काम को वर्क फ्रॉम होम करना चाहे तो नियोक्ता और महिला आपसी सहमति से महिला कर्मचारी घर से काम कर सकती हैं। महिला कर्मचारी सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी प्रतिष्ठानों में काम कर सकती हैं। वो अपनी सहमति से रात में भी काम कर सकती हैं, अर्थात सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद, और नियोक्ता को उनकी सुरक्षा, सुविधाओं और परिवहन के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। असम विधानसभा ने अपने शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025
पास कर दिया। इस विधेयक के अधिनियम बनने के बाद अब असम में बहुविवाह आपराधिक जुर्म माना जाएगा। इसका मकसद असम में सभी तरह की बहुविवाह शादियों, साथ ही इससे जुड़ी प्रथाओं और मामलों पर रोक लगाना और उन्हें खत्म करना है। आदिवासी समुदाय और छठी अनुसूची के क्षेत्रों को इस विधेयक में छूट दी गई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को संसद भवन में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर के छात्रों और फैकल्टी के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने स्कूल की समृद्ध परंपरा और युवा कैडेट्स में अनुशासन, चरित्र निर्माण और नेतृत्व कौशल विकसित करने के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने स्कूल में लड़कियों की बढ़ती संख्या और आर्म्ड फोर्सेज में महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर संतोष व्यक्त किया। सीपी राधाकृष्णन ने छात्रों के आर्म्ड फोर्सेज में शामिल होने की उत्सुकता की सराहना करते हुए उन्हें समर्पण, ईमानदारी और देशभक्ति की भावना के साथ उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित किया। पंजाब में पराली जलाने से दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से लोगों को काफी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पंजाब का एक गांव ऐसा भी है जहां लंबे समय से पराली नहीं जलाई गई है। इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने मोगा के रण सिंह कलां गांव के किसानों को 6 वर्षों से पराली न जलाने और पराली के उचित प्रबंधन में उल्लेखनीय कार्य के लिए उन्हें बधाई दी। साथ ही उन्होंने कृषि संबंधित समस्याओं को लेकर भी किसानों के साथ चर्चा की। किसानों से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पंजाब के रण सिंह कलां गांव के किसान भाइयों ने कई वर्षों से पराली नहीं जलाई है, जिससे उन्हें पानी, खाद, मिट्टी की उर्वरता में बढ़ोतरी और बेहतर उत्पादन सहित कई लाभ मिल रहे हैं। इस पराली प्रबंधन के प्रयोग को सारे देश में ले जाने की जरूरत है। ये आदर्श गांव जहां 6 साल से किसी ने पराली नहीं जलाई, डायरेक्ट सीडिंग कर रहे हैं। ये गांव पूरे देश को संदेश दे रहा है, जहां पराली जलाते हैं किसान भाई कि पराली जलाओ मत, पराली को ही खाद के रूप में इस्तेमाल करो, मल्चिंग के रूप में इस्तेमाल करो, पानी, डीजल, खाद सब बचाओ और धरती का जो मित्र कीट मारे जाते हैं जलाने के कारण वो बचेंगे, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा और उत्पादन अंततः उसके कारण बढ़ेगा। इसमें फायदा ही फायदा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पंजाब विश्वविद्यालय के सीनेट और सिंडिकेट चुनाव कराने को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद पंजाब विश्वविद्यालय में सीनेट के सदस्यों का चुनाव होगा, जो विश्वविद्यालय की शीर्ष नीति निर्धारण परिषद है। उपराष्ट्रपति के इस निर्णय का पंजाब की भाजपा इकाई ने स्वागत किया। विश्वविद्यालय में चुनाव होने के बाद सिंडिकेट का गठन किया जाएगा, जो रोजमर्रा के प्रशासनिक और वित्तीय फैसलों का संचालन करती है। विश्वविद्यालय में लंबे समय से चुनाव लंबित थे, इसलिए उपराष्ट्रपति की मंजूरी का मतलब है कि अब विश्वविद्यालय का प्रशासनिक ढांचा दोबारा पूरी तरह सक्रिय और वैधानिक तरीके से संचालित हो सकेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान के मेगा कैंप को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने नागरिकों की अनक्लेम्ड संपत्ति को डिजिटल माध्यम से उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि आपकी पूंजी आपका अधिकार विजन के तहत जनता का एक भी रुपया जितने खातों में है वो उन्हें वापस लौटाया जाएगा। एक कदम और जब सरकार ने लिया, मेरी पूंजी मेरा अधिकार, वो विजन कि हमारे अनक्लेम्ड अमाउंट, हमारे अनक्लेम्ड जो वीडियो अभी हमने देखी, म्यूचुअल फंड से लेके हर एक अनक्लेम्ड एसेट को लोगों तक वापस पहुंचाना, ये वो विश्वास का रिश्ता है जिसे सरकार जनता से सीधा सीधा बना रही है कि आपका एक भी रुपया जहां कहीं भी खातों में है वो आप तक वापस पहुंचेगा। इसमें सरकार की नीति और नियत पूरी तरीके से स्पष्ट है, पूरी तरीके से। डीएमआरसी ने गो ग्रीन अभियान यानी कि दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन, रेल कॉरपोरेशन ने गो ग्रीन अभियान के तहत अपने निर्माण स्थलों पर धूल और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए
82 एंटी स्मॉग गन लगाए हैं। इन मशीनों को हवा में पानी की बारीक फुहारें छोड़कर प्रदूषकों को नीचे बैठाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कदम प्रदूषण नियंत्रण के लिए डीएमआरसी की एक बहुआयामी योजना का हिस्सा है, जिसमें नियमित जल छिड़काव और निर्माण स्थलों से बाहर जाने वाले वाहनों के पहियों की धुलाई जैसे अन्य उपाय शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जेके पेपर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हर्षपति सिंघानिया से मुलाकात की। बैठक में दोनों नेताओं ने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत कागज उद्योग को मजबूत करने और नई संभावनाओं को तलाशने पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक करके तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसको लेकर छात्र छात्राओं और युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। सप्ताह भर से भजन संध्या, रंगोली प्रतियोगिता और फेस पेंटिंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। फेस पेंटिंग कार्यक्रम में चेहरे पर काशी और तमिल दोनों टीमों को संयुक्त रूप से दर्शाया जाएगा, जिससे लोगों में तमिल संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और वो आने वाले अतिथियों का जोर शोर से स्वागत भी करेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों को तमिल भाषा सीखने का भी अवसर मिलेगा, जिससे सांस्कृतिक और भाषाई समझ बढ़ेगी। यहाँ पे आज फेस पेंटिंग का कंपटीशन है, जिसमें बच्चे बीएचयू के सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें ये दिखाया जा रहा है कि काशी और तमिल का कैसे संगमम है और दो जगह का कल्चर एक में कैसे समाहित कर रहे हैं, वो दर्शाने का प्रयास करेंगे। भारत के प्रतिष्ठित सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में मिस्र के युवा प्रतिनिधि मंडल का युवा मामलों के विभाग के अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रतिनिधि मंडल की यह आधिकारिक यात्रा 26 नवंबर से 3 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के युवा प्रतिभागियों के बीच सहयोग, नवाचार और अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कार्यशालाओं, चर्चाओं और सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से बुर्किना फासो की अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष उस्मान बोगोमा और उनके प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच बढ़ते मित्रतापूर्ण संबंधों और विकास साझेदारी पर चर्चा हुई। बैठक में भारतीय संसद द्वारा एआई और डिजिटल संसद के उपयोग से पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के प्रयासों को साझा किया गया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अध्यक्ष बोगोमा की प्राइड के क्षमता विकास कार्यक्रम में भागीदारी की सराहना की और बुर्किना फासो के विकास लक्ष्यों में निरंतर सहयोग का आश्वासन भी दिया। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस चेन्नई के जरिए यमन में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए सहायता सामग्री पहुंचाई गई। मानवीय सहायता की इस खेप में प्रभावित लोगों के लिए करीब 67 टन मेडिकल सामग्री भेजी गई। भारतीय नौसेना ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि यह मिशन मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को दिखाता है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को निशाना बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क का भांडाफोड़ करने और उन्हें खत्म करने में निरंतर समर्थन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को धन्यवाद दिया। अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक संदेश में लिखा, भारत के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने वाले एक अवैध कॉल सेंटर को ध्वस्त कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क के एक प्रमुख संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिकी दूतावास ने पोस्ट में लिखा, समन्वित खुफिया जानकारी और निर्णायक कार्रवाई के जरिए हमारी एजेंसियां भविष्य में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने और अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को ध्वस्त करने के मकसद से मिलकर काम कर रही हैं। आपके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद।
वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास 2 नेशनल गार्ड सैनिकों को गोली मारे जाने की घटना के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में लाए गए अफगान शरणार्थियों और इमिग्रेंट्स की व्यापक समीक्षा की बात कही है। ट्रंप ने हमले को आतंकवादी कृत्य बताते हुए कहा कि बाइडेन युग की नीतियों ने अमेरिकी सुरक्षा को खतरे में डाला। घटना के बाद USCIS ने अफगान नागरिकों से जुड़े सभी वीजा और इमिग्रेशन आवेदनों को अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया। जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां हमले के पीछे की मंशा खंगाल रही है। हांगकांग में एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में लगी आग से कम 83 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 300 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बुधवार को ताइपो जिले के एक ऊंचे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में यह आग लगी थी। इस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के 8 टावरों में करीब 2000 अपार्टमेंट्स हैं। आग तेजी से एक टावर से दूसरे टावर में फैलती गई, जिसके चलते वहां रहने वाले हजारों लोगों को अस्थायी कैंप्स में शिफ्ट किया गया है। करीब 1200 अग्निशमन कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम से मुलाकात की। उन्होंने खिलाड़ियों के जज्बे, मेहनत और ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टीम ने देश का सम्मान बढ़ाया है और नई प्रेरणा स्थापित की है। मुलाकात के दौरान खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट के अनुभव साझा किए। साथ ही विजेता टीम के खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हस्ताक्षर किया हुआ बल्ला भी भेंट किया। प्रधानमंत्री ने टीम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनके आत्मविश्वास और खेल भावना की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम से मुलाकात के बाद एक्स पर अपने एक पोस्ट में लिखा, ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम की मेजबानी कर बहुत खुशी हुई। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए जो सच में बहुत प्रेरणादायक थे। जापान में आयोजित डेफलिम्पिक्स में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का स्वागत दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गर्मजोशी के साथ हुआ। जैसे ही खिलाड़ी एयरपोर्ट से बाहर आए, परिवार के लोगों ने और उनके प्रशंसकों ने फूल माला पहनाकर उनका और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। टोक्यो में आयोजित हुए डेफलिम्पिक्स में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। भारतीय खिलाड़ी 20 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर रहे, जिसमें 9 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। निशानेबाज माहित संधू समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रहीं। उन्होंने इन खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतने में सफलता पाई। इस बार का डेफलिम्पिक्स भारतीय दल के लिए यादगार रहा। भारत ने पहली बार कराटे में पदक अपने नाम किया। कराटे में लोमास्वाइन ने कांस्य पदक हासिल किया। गौरतलब है कि इस बार कुल 73 खिलाड़ियों का दल टोक्यो गया था, जिसमें 45 पुरुष और 28 महिला खिलाड़ी शामिल थी। बहुत अच्छा लगा मुझे, बट काफ़ी मुश्किल था ये कि मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से तरह ऊपर आने की कोशिश किया और मैंने अपना दिल की बातें सुनी और मैंने अपना सारा काम किया। मुझे बहुत मैंने हैप्पी करना हो। मेरा फर्स्ट टाइम में टाइम ओलंपिक्स गोल्ड मेडल और टाइम मेडल ये इस वुमेन। मैं तो सबसे पहले पीएम मोदी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा और उन्होंने हमारे लिए बहुत सपोर्ट किया है और स्पेशली साई ने भी किया है। हमारी काफ़ी ट्रेनिंग है। मेरा नाम शौर्य सैनी है और मैं सिल्वर मेडल आया है 50 मीटर 3 पोजीशन में। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। उन्होंने हमारे मैच ये डेफ ओलंपिक्स के पहले मैच में इतना अच्छे से प्रिपरेशन कराए थे। हमारे कोचेस ने हमें इतने अच्छे से प्रिपेयर किया था कि वहाँ जाके हमें सिर्फ और सिर्फ मेडल जीतने का ही ध्यान में था। मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि मैंने अपनी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है और ये मेरा फर्स्ट इंडिविजुअल इंटरनेशनल मेडल भी था, तो इसी चीज़ की काफ़ी सारी मेरे को वो है। दिल्ली में चल रहा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला संपन्न हो गया है। इस 14 दिवसीय मेले में करीब 18 लाख लोग मेला देखने पहुंचे। मेले के आखिरी दिन सर्वश्रेष्ठ पंडालों को पुरस्कृत किया गया। किन्हें मिला ये पुरस्कार बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला गुरुवार को संपन्न हो गया। मेले के आखिरी दिन सर्वश्रेष्ठ पंडालों को पुरस्कृत किया गया। विदेश की श्रेणी में थाईलैंड को स्वर्ण पदक, ईरान को रजत और दुबई को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया।
राज्य और संघ शासित प्रदेश में ओडिशा को स्वर्ण और मध्य प्रदेश को रजत पदक से सम्मानित किया गया। थीम के अनुसार सर्वश्रेष्ठ पंडाल मेघालय बना, जिसे स्वर्ण पदक से नवाजा गया। स्वच्छ पंडाल के लिए हरियाणा को जहां स्वर्ण पदक मिला, तो वहीं मंत्रालयों में रक्षा मंत्रालय को स्वर्ण, खान मंत्रालय को रजत और रेलवे को कांस्य पदक प्रदान किया गया। पीएसयू में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को स्वर्ण पदक, सार्वजनिक संचार के लिए करदाता सेवा महानिदेशालय को स्वर्ण पदक, जबकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को रजत पदक, सशक्त भारत के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। हमारा 44th जो ट्रेड फेयर है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इसको बोला जाता है, इसका थीम था एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगर आप देखेंगे तो जितने भी हमारे विभिन्न स्टेट्स के, विभिन्न पीएसयूज के, विभिन्न मिनिस्ट्रीज के स्टॉल थे, कुछ इंटरनेशनल भी हमारा पार्टिसिपेशन था। सभी का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छे ढंग से रहा और काफ़ी बार बीच बीच में हमने खुद भी, हमारी टीम ने भी फीडबैक लिया। जो हमारे यहाँ पर आने वाले विजिटर्स थे, मोस्ट ऑफ देम हैड वेरी गुड फीडबैक एंड काफ़ी अच्छा लोगों को सुविधाएं यहाँ पर लगी। हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। मैंने तो कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया, पर हमसे पहले जो हमारे एडी साहब हैं, उन लोगों ने जो सभी तैयारियां की हुई थी वो बहुत ही अच्छे लेवल की थी और तकरीबन 18 लाख के आसपास का हमारा टोटल फुटफॉल रहा है जो 14 दिनों का रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेड प्रमोशन के लिए इस प्रकार के जो हमारे वेरियस इवेंट्स होते हैं, उसके अंदर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एक अपने आप में लैंडमार्क है। 44वां संस्करण समाप्त हुआ है और आज हम क्लोजिंग सेरेमनी पे काफ़ी सारे अवार्ड दिए गए हैं। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं जिनको भी अवार्ड मिले हैं, और जिन्होंने अवार्ड नहीं मिला है उन्होंने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है। इस साल मेले की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत रखी गई थी। 14 दिनों के इस मेले में करीब 18 लाख दर्शकों ने मेले का अवलोकन किया। मेले का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ, जिसमें कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से अलग समा बांधा। ग्रीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में महान सिनेमेटोग्राफर वी वैकुंठ को श्रद्धांजलि दी गई। डाक विभाग की ओर से उनके सम्मान में एक खास स्मारक टिकट भी जारी किया गया है। इस समारोह में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और अन्य प्रमुख अतिथि भी उपस्थित रहे। अमित वैकुंठ ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में अपने पिता के बारे में बताया। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस वर्ष के वैकुंठ, जो भारत के और गोवा के खास करके महान सिनेमेटोग्राफर और फोटोग्राफर के नाम से जाने जाते थे, उनको इस बार ऑनर किया गया है। उनको इस बार श्रद्धांजलि दी गई है और पोस्टल डिपार्टमेंट की ओर से उनके लिए खास एक स्टैम्प रिलीज़ किया गया है। हमारे साथ उनके बेटे अमित वैकुंठ हैं, उनसे बात करते हैं। अमित, ये बताइए कि इतना एक ऑनर देना, इतना एक रिकग्निशन देना ऐसे महान कलाकार को, कैसे कहेंगे आप इसे? No, it's really a huge honor. Really, I'm also stung with all this, but it was deserving for him, and it's really huge. Meaning, I just cannot explain that here. The feelings and the tribute that the government and everyone has given to him. Amazing, really. It cannot get better than this. हमने उनके कई सारे काम देखे हैं और ख़ास करके एक तो ये आइडेंटिटी जाती है कि एक्ट्रेसेस या हीरोइंस कहती थी कि हमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत हम उन्हीं के पिक्चर में नज़र आते थे। उनके काम के बारे में थोड़ा बताइए, और साथ ही गोवा से उनका जुड़ाव जो था, गोवा को एक नए लेवल पे ले जाना, कितना एक काम को आप कैसे बताएंगे? First of all, he was very focused on his work, and he was a perfectionist sort of. कुछ भी गड़बड़ रही सेट पे, he used to immediately find out the mistake and rectify it immediately, and he was also quick on the uptake regarding the shootings and all. That's why all the directors and all preferred him in the industry. तो इस तरीके से उनके सुपुत्र अमित जी ने एक तरीके से जो पिछले चैप्टर्स थे, पिछले पेजेस थे, वो हमारे सामने उन्होंने रिफ़्रेश किए हैं। और जाहिर सी बात है, उनकी भी 17 मिनट की हमने यहाँ पर आज मूवी देखी और गोवा को किस तरीके से पूरी दुनिया भर के सामने, पूरे विश्व भर के सामने एक बेहतरीन रूप में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन या एक डेस्टिनेशन के तौर पर उन्होंने लाया। उनका काम वाकई लाजवाब था। और इसी के साथ समाचार में इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।